तो अभी तक हमने सारे एनर्जी बैंड गैप्स और उनसे रिलेटेड फेनोमेनन ये सारी चीज़ देख ली थी। अब बात कर रहे हैं हम क्या, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, कि जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे या वैलेंस बैंड में होल्स मूव करेंगे, उनकी क्या एबिलिटी है मूव करने की। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू ये एबिलिटी शो की जाएगी उसका नाम है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो हम दोनों टाइप के मोबिलिटीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन जनरल पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबिलिटी। तो मोबिलिटी मींस मूव होने की एबिलिटी। मूव होने की कैसे मूव होंगे, तो जैसे हम कंडक्टर के अंदर करते थे कि कंडक्टर्स वो, या जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, कैसे करते थे कि एक कंडक्टिंग मटेरियल लेते थे, उसके दोनों एंड्स पर क्या लगा देते थे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते थे, बैटरी लगा देते थे, और हियर एंड देयर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते थे या एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते थे। तो उसको हम बोलते थे कि हम टोटल नेट करंट जनरेट हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेमीकंडक्टर को रख दिया जाए, ठीक है, या यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड सही नहीं है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यानी कि चार्ज कैरियर्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या होल्स को रखने पर वो जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड करते हैं उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही नाम क्या दिया गया है, मोबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लेट सपोज मेरे पास है एक टुकड़ा पीस ऑफ सेमीकंडक्टर, मान लीजिए एसआई का एक है, पी टाइप आप मान सकते हो या एन टाइप मान सकते हो, ठीक है। तो अगर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एंड होल्स भी हैं। होल्स कहां पर चल रहे हैं, वैलेंस बैंड के अंदर चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, वैलेंस में भी हो सकते हैं और कंडक्शन में भी हो सकते हैं। अभी ये रैंडम शेप में मूव कर रहे हैं, हमने इसके चारों तरफ क्या अप्लाई कर दिया, मतलब इसके दोनों एंड्स पे क्या अप्लाई कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप ये मान सकते हो। तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या इधर की तरफ से प्लस और इधर की तरफ से माइनस। तो जैसे ही प्लस से माइनस होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, किधर की तरफ से, प्लस टू माइनस। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया इसके दोनों एंड्स पर बाय अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ बैटरी ऑफ V वोल्ट plus minus. Let's suppose the length of the semiconductor is L and area of cross section is A, ठीक है। अभी इनका अभी कुछ यूज नहीं है, मोबिलिटी समझते टाइप। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने अप्लाई किया, ये है इलेक्ट्रॉन, जो डॉट से बताए वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और जो सर्कल से बताए वो क्या है, होल्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स विच टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। सो तो पहले क्या हो रहा था कि ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, ठीक है। अब क्या किया, इनको जबरदस्ती खींचा जा रहा है ना, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। कोई इधर उधर जा रहा है, उसके रस्सी घुमाई, गले में फंदा डाल दिया, और वो कहीं पे भी घूम रहा है, उसको पकड़ के खींचते जा रहे हैं, वो हो गई ड्रिफ्टिंग, घसीटना। तो कहीं पे भी जाने दो, इसको मैंने, ये इधर जा रहा था, पकड़ के इधर खींच लिया, इसको घसीट दिया। तो ये जो वेलोसिटी है इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों आई, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय the charge carriers per unit electric field is defined as mobility of that charge carriers. So what is mobility? The drift velocity acquired by a charge carrier per unit electric field is called mobility of that charge carrier। उस चार्ज कैरियर की वो मोबिलिटी कहलाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन म्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड,
VD upon E is called mobility. ठीक है, क्लियरली कैन आई से ये कैसे आया होगा, ध्यान से देखें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या ये उतने ही तेजी से घसीटते हुए आएंगे, क्या इनको उतना ही तेजी से घसीटा जा सकता है? इसका मतलब क्या, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी क्या, मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड? सो कैन आई से रीजन इसका कैसे होता है, सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Once the proportionality sign is removed, some constant comes. This constant is called mobility of the charge carriers, and hence we get mu is equals to Vd upon E. That's how. ठीक है, दिस इज द मोबिलिटी. अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसके लिए मोबिलिटी को क्या लिख देंगे, म्यू ई, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, वीई. इसी तरह से अगर चार्ज कैरियर्स होल्स बोल दोगे तो म्यू को क्या लिख दोगे, म्यू एच, एंड वीडी को क्या बोल दोगे, वी एच. ठीक है, तो ये मोबिलिटी. इससे हम समझना क्या चाहते हैं, इससे हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए इधर और होल्स जाएंगे इनकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि होल्स अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, रिपेल होंगे पॉजिटिव से. सो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो होल्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब इसमें जो टोटल करंट सेमीकंडक्टर से फ्लो हो रही है वो दो फैक्टर से मिलकर के बनी हुई है. ठीक है, तो मान लीजिए टोटल करंट ये आई जो सर्किट में आई है, ये आई किस वजह से आई है, आई ई प्लस आई एच, इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की मोशन के कारण. तो इसके कारण आई है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस पूरे मटेरियल की कंडक्टिविटी कितनी है या रेजिस्टिविटी कितनी है, उसको चेक करें. तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी? अब देखिएगा कि एम क्या मेरा और कैसे मैं डेराइव कर रहा हूं, मन से कुछ भी नहीं होगा. रेजिस्टिविटी का सिंबल रो. रेजिस्टिविटी क्या रेजिस्टेंस से रिलेटेड होता है? क्या क्या फॉर्मूला होता है, क्या कोई फॉर्मूला? R is equal to rho A by A. वेरी गुड. R is equal to rho L upon A. इसका मतलब मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, आई करंट मुझे दिख रही है. ठीक है, V पोटेंशियल है, तो इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है क्या? R is equal to V upon I. R is equal to V. V is equal to IR, ओम्स लॉ. अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा या पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा नॉर्मल लेवल पर, जिससे लीनियर ग्राफ बन सके, तो वो ये सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स कौन से लॉ को ओबे कर रहे होंगे, ओम्स लॉ को. V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR. ठीक है, यहां से R की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करके रो की वैल्यू निकाली जा सकती है क्या? ठीक है, अब एक्चुअल में हमारा एम है कि इसको लेकर के आना, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है V को इन टर्म्स ऑफ E. V बोले तो पोटेंशियल, ये V वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये कैपिटल V है, पोटेंशियल डिफरेंस है. इस V को मैं कन्वर्ट करूंगा E की टर्म्स में, और R को कन्वर्ट करूंगा रो की टर्म्स में. L लेंथ मुझे दे रखी है, A मुझे पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जो मटेरियल की स्ट्रिप मेरे पास होगी, ऑब्वियसली बात है उसकी मैं लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूं, एरिया मुझे पता होता है. ठीक है, रेजिस्टिविटी मुझे फाइंड करनी है, और रेजिस्टिविटी का उल्टा ही क्या होता है, कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए मैं रेजिस्टिविटी फाइंड कर लूं, उसका उल्टा कर दूंगा, कंडक्टिविटी मुझे मिल जाएगी. ये मेरा एम है अभी करने का. सो लेट्स डिफाइन. तो उसके लिए मुझे करंट की जरूरत पड़ेगी, करंट ये रही. करंट आई कैसे, आई ई प्लस आई एस से आई है. इसका मतलब मुझे आई ई भी चाहिए और आई एच भी चाहिए. वो किस टर्म्स में चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में चाहिए. तो अगर मैं यहां पर पहले कुछ चीजें डिफाइन कर दूं, इफ एनी इज इक्वल टू नंबर चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, सीसी का मतलब चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन ई चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या चार्ज कैरियर, एन एच चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ
holes. L, length of conductor, length of semiconductor. A, area of cross section, या सिंपली एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर. ठीक है. E, applied इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक. तो जल्दी से बताइए, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन V एंड E? वेद, V इज इक्वल टू E इंटू डी. डी बोले तो डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? L. तो सिंस स्टेप 1 कहां से स्टार्ट करना है? एम क्या है? भूलना नहीं है. एम है हमारा टू फाइंड सिग्मा या रो. ये मेरा एम है, यहां तक पहुंचना है. मैंने स्टार्टिंग दी E और V में रिलेशन से. सो सिंस V इज इक्वल टू EL, तो यहां से मिल गया मुझे V इज इक्वल टू EL. खत्म हो गई कहानी पहले पॉइंट पर, है ना. या फिर आप जिनको ऐसे लिखना हो कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है, तो वापस कर लो V इज इक्वल टू EL, है ना. कहानी खत्म. इक्वेशन नंबर 1. अब हमें V आहा मिल गया. I तो करंट निकालो स्टेप 2 में. तो सिंस I इज गिवन बाय IE प्लस IH, IE करंट, याद करो फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी I is equal to NEAVD. NEAVD. वेरी गुड. सो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में पढ़ा था N इंटू E नंबर ऑफ चार्ज कैरियर. बेटा माइक बंद करना. N इंटू E, A इंटू VD. A एरिया, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N नंबर ऑफ चार्जेस, A एरिया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जल्दी से बताइए IE को क्या लिखूंगा? NE इंटू E इंटू A इंटू VE. इसको दे दी क्वेश्चन नंबर 2, इसको दे दी 3. ये मेरे पास IE आ गया. IH क्या लिखूं? NH इंटू A इंटू VH. क्या टोटल करंट मिल गई क्या? सो देयरफॉर बाय 3 and 4 into 2, what do we get? I is equals to NE E A VE plus NH E A VH. कॉमन शामन ले लो कुछ. क्या कॉमन आ गया? EA and E VE प्लस NH VH. करंट आ गई साहब. बहुत बढ़िया. सॉरी आई अपोलोजाइज. इक्वेशन नंबर 5. ठीक है, NH आ गया सर. I इज इक्वल टू E. V आ गया, V आ गया, I आ गया. ओके. तो सिंस स्टेप 3 V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R. V इज इक्वल टू EL, है ना. और R का फॉर्मूला रो L अपॉन A. L and L gets cancelled. ये क्या बचा? EA बाय I का फॉर्मूला मिल गया मुझे. एक और फॉर्मूला EA बाय रो. इक्वेशन नंबर 6. 5 भी I को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 भी I को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो शुड बी इक्वेटेड, है ना. So therefore by 5 and 6 what do we get? EA अपॉन रो इज इक्वल्स टू स्मॉल e. भाई ये कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन चार्ज. E A NEVE प्लस NH VH. ठीक है. A and A
गेट्स कैंसल्ड। ई को इधर भेज दो, एक तरीका। दूसरा तरीका, यहां से अगर मैं वीई की वैल्यू निकालूं तो वी की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? म्यू ई इंटू ई। वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, तो वी इज इक्वल टू म्यू ई इंटू ई, वी एच इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। एक तरीका। दूसरा तरीका, इस ई को इधर भेज दो, हमें क्या चाहिए? रो चाहिए ना। आ गया भाई, इधर देखो, ये 1 अपॉन रो ई अपॉन ई एन ई बी ई प्लस एन एच वी एच, और इस ई को अंदर भेज दो। 1 अपॉन रो इज इक्वल टू स्मॉल ई। भाई एक आंसर तो आपका ये आ चुका है, ध्यान से देखिए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 6। वी गॉट द रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो, मतलब इसका उल्टा कर दूंगा तो रेजिस्टिविटी, लेकिन 1 अपॉन रो को ही क्या सिग्मा बोला जा सकता है क्या? कंडक्टिविटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटीज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मोबिलिटी की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, इसके लिए मैंने क्या कर दिया? इस कैपिटल ई को अंदर भेज दिया, एन ई वी ई अपॉन ई प्लस एन एच वी एच अपॉन ई। जल्दी से बताइए ये क्या बन गया? वी ई अपॉन ई और वी एच अपॉन ई, Mu E mu H. mu e mu h, and I got the formula 1 upon rho is equals to e n e mu e plus nh mu h. This is our conductivity. It is nothing but the sigma 1 upon rho. We got the conductivity. किसकी conductivity? Of the semiconductor. So this is the formula of 1 upon rho is nothing but sigma conductivity of semiconductor। और रो चाहिए तो क्या कर दोगे? इसका पूरे का रेसिप्रोकल ले लोगे आप। सो ये 1 अपॉन ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी, ये हो गई आपकी रेजिस्टिविटी। ये हमारा एम था इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स, दैट मींस मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो हमने मोबिलिटी से स्टार्ट करके कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी पूरा टॉपिक समझ लिया। कितनों को यहां तक समझ में आ गया साहब अच्छे से? अच्छा, एक छोटी सी चीज और देख लीजिए जल्दी से। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है मोबिलिटी पर, या मोबिलिटी से भी ज्यादा कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा का फॉर्मूला है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच। मुझे बता सकते हो क्या कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर से डिपेंडिंग ऑन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? ये तो ई तो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹। किस किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एन ई और एन एच, साथ ही साथ उनकी मोबिलिटीज पर। अब यहां पर दो इफेक्ट शामिल होते हैं, ढंग से समझिएगा आप। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो दो चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? स्पीड बढ़ेंगे तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस डेवलप होगा। जितने ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ने से पहला फैक्टर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द कोलिजन्स, एक फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया क्या ये? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? फास्ट मूव कर रहे होंगे लेकिन उनके कोलिजन्स जब होना चालू हो जाएंगे तो आप सोचो कि पहले जब तक कोलिजन नहीं हुआ था तब तक बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, लेकिन आते ही टकराने के बाद अब क्या होना चालू हो जाएगा? जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेंगे टाइम ज्यादा लगना चालू हो जाएगा, यानी कि उनकी मोबिलिटी क्या हो चुकी होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या बढ़ जाएगी? रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर,
टेम्परेचर इंक्रीज होते ही हमने देखा इसके कोवलेंट बॉन्ड्स भी तो टूटते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स अच्छे खासे टूटेंगे। एक इतनी बड़ी स्ट्रिप ले रखी तो मिलियंस ऑफ एटम्स चल रहे हैं, उसके अंदर के भी फिर हमारे जो बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने वाले हैं इनके। तो क्या होगा, नंबर चार्ज डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल। एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दो चार्ज कैरियर मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक होल, और दोनों की वजह से हमें टोटल करंट मिल रही है, होल्स के मूव करने के कारण भी और इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण भी। तो अब क्या हुआ, चार्ज जितना ज्यादा I इज इक्वल टू Q इंटू ई, Q की वैल्यू NE, जितना ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज उतनी ज्यादा करंट, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट। तो पहला फैक्टर तो कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ा, करंट कम हो गई। दूसरा, और करंट कम होने का मतलब कंडक्टिविटी कम हो गई। दूसरा फैक्टर, चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया। चार्ज ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो गया, करंट बढ़ गया, करंट बहुत ज्यादा हो गई। अब दो फैक्टर है, इसमें डोमिनेट जो करता है वो करता है नंबर चार्ज डेंसिटी का क्रिएट होना। ठीक है, कोलिजन्स हो रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जितने कोलिजन्स हो रहे हैं उनके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा चार्ज कैरियर्स हमारे फॉर्म हो चुके हैं। इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई? इंक्रीज। इंक्रीज। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, डिक्रीज। ये काम उल्टा होता है किसमें, कंडक्टर्स में। टेम्परेचर बढ़ाने में उसमें मेन जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स आता है उसमें चार्ज क्रिएट ही नहीं होते। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन जनरल, बहुत फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री, क्योंकि भाई एक अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो वो एक ही देगा, उसके बाद वो स्टेबल हो चुका है, उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन ज्यादा बढ़ रहे हैं, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा था किसमें, मेटल्स में, यानी कि कंडक्टर्स में। इस वजह से उसमें सिर्फ डोमिनेटिंग फैक्टर क्या आ रहा था, कोलिजन्स। कोलिजन बोले तो मोर रेजिस्टेंस, मोर रेजिस्टेंस का मतलब मोर रेजिस्टिविटी। सो मेटल्स में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। और सेमीकंडक्टर्स में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चार्ज कैरियर्स खुद फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज। रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज होगी, कंडक्टर्स के लिए इंक्रीज होगी। याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल और सेमीकंडक्टर में उल्टा काम होगा। फॉर इंक्रीजिंग द temperature is directly proportional to the conductivity for semiconductor, inversely proportional to the temperature temperature is directly proportional to the conductivity of semiconductors and inversely proportional to the conductivity of conductors या metals। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की कम हो जाएगी, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उल्टा बोले तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज हो जाती है सेमीकंडक्टर्स में, और मेटल्स के अंदर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कितनों को ये पूरा पोर्शन समझ में आ गया साहब? अच्छा, एक चीज और, छोटी सी चीज और समझ लो हाथों हाथ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो हमने बोला चार्ज बढ़ रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मोस्ट कॉमन या नेचुरल मेथड क्या है? एक तो रूम टेम्परेचर तो है ही, हीट करना, और हीट अगर नेचुरल वे में दे दी जाए तो हीट कहां से सप्लाई की जा सकती है? सनलाइट। इसका मतलब मैं बोल दूं कि अगर सनलाइट हो जाए या कोई सी भी लाइट एनर्जी सेमीकंडक्टर पर फॉल हो जाए तो क्या वो एनर्जी सफिशिएंट होगी इनके बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए? ठीक है, सो द कंडक्टिविटी और करंट created in the semiconductor due to the expose of semiconductor in the presence of light energy, this conductivity is called photoconductivity of semiconductor। तो एक छोटा सा टॉपिक होता है फोटोकंडक्टिविटी, उसका मीनिंग क्या है? नाम से पता चल रहा है, फोटो बोले तो फोटोन्स, फोटोन्स किससे रिलेटेड है? लाइट। तो लाइट एनर्जी अगर सेमीकंडक्टर पे गिरेगी, वो रेडिएशंस फॉल होंगे तो क्या हो जाएगा?
हमने पढ़ा था ना, किसके अंदर पढ़ा था, ब्रायल नेचर के अंदर, है ना। लाइट एनर्जी फॉल होती है मेटेलिक कंडक्टर्स पे, तो सेमीकंडक्टर पे भी फॉल होगी, तो इसमें भी तो एनर्जी सप्लाई करेगी, और एनर्जी सप्लाई करेगी तो इसके बॉन्ड्स को क्या करती जाएगी, ब्रेक करती जाएगी, ब्रेक करती जाएगी, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ओवरऑल आई इंक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। इसका मतलब द करंट जनरेटेड ड्यू टू द current generated in the semiconductor due to the exposure of it in the presence of light energy is called photoconductivity। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कितना समझ में आ गया, फिर हम इसको यहीं पे आज एंड करते हैं।